हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखी थी फिजिकल केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आप में से किसी ने एंजाइम काइनेटिक्स यूनिट सेकंड के पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले वो देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में आपको बेल आइकन का साइन मिलेगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, करते हैं स्टूडेंट्स हक्कल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हक्कल थ्योरी इज ए simple version linear vibrational method which is applied to planar conjugated pi system. Method is based on sigma pi principle in a conjugated unsaturated with alternate single and double bonds. The molecule is generally planar in a n carbon system. Each carbon atom is sp2 hybridized and has a 2p jet orbital centered on it. जो हमारे पास हक्कल थ्योरी होती है वो सिंपल वर्जन है लीनियर वाइब्रेशनल मेथड का, विच इज अप्लाई टू प्लेनर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। प्लेनर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम पर ये अप्लाई होता है और ये जो मेथड है हमारे पास ये सिग्मा पाई प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है इन ए कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसमें हमारे पास क्या है सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेटली। जो मॉलिक्यूल हमारे पास है ये जनरली प्लेनर होता है। स्टूडेंट्स, साथ साथ में अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल इज रिटन एज, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसे हम साई से डिनोट करते हैं। साई से यहाँ पे मैं साई जे ले रही हूँ। जे हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n हमारे पास सी जे आर फाई आर। फाई हमारे पास आइगन वैल्यू है, सी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और जो आर है वो क्या है नंबर ऑफ कार्बन। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। स्टूडेंट, साथ साथ में आप जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी लिख लीजिए। मैं आपको आगे इथाइलिन का, बीटाडाइन का, ये इनके चार्ज डेंसिटी सब निकालना बताऊंगी, तो आप नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और अपना साथ साथ में नोट कर लीजिए। सो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ इथाइलिन। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इथाइलिन का। स्टूडेंट्स, आप साथ में करेंगे मेरे साथ तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, तो आप मेरे साथ में जैसे जैसे स्टेप्स मैं कर रही हूँ वैसे वैसे कीजिएगा। इन इथाइलिन 2 कार्बन प्रेजेंट, हमारे पास इथाइलिन में क्या है 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इथाइलिन का फॉर्मूला ये है, हमारे पास एक कार्बन ये प्रेजेंट है, ये सेकेंड प्रेजेंट है 1 और 2। फॉर फर्स्ट कार्बन मोलिकुलर ऑर्बिटल इज गिवन बाय। अब देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल का अभी मैंने आपको क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था। वहां से आप देखिए मोलिकुलर ऑर्बिटल हमें निकालना है फर्स्ट कार्बन के लिए। वहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास साई जे सी जे आर फाई आर था। ठीक है, ये अगर हम फर्स्ट कार्बन के लिए निकालेंगे तो हमारे पास साई जे क्या होएगा फर्स्ट कार्बन के लिए, साई 1 जे की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि हमें क्या निकालना है फर्स्ट कार्बन के लिए निकालना है। समेशन आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 होगी फर्स्ट कार्बन के लिए, तो हम क्या करेंगे C11 जे की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है, और आर की वैल्यू भी फर्स्ट कार्बन के लिए 1 होगी। फाई आइगन वैल्यू फर्स्ट कार्बन के लिए प्लस में सी जे की वैल्यू 1 है हमारे पास। सेकंड कार्बन के लिए आर की वैल्यू 2, फाई 2 क्योंकि सेकंड कार्बन के लिए आइगन वैल्यू होगी। अगर सेम हम निकालें फाई 2 किसके लिए सेकंड कार्बन के लिए, तो हमारे पास वो क्या होएगा जे की वैल्यू 2 है हमारे पास फर्स्ट कार्बन के लिए, आइगन वैल्यू फर्स्ट कार्बन के लिए प्लस में हमारे पास कार्बन सेकंड के लिए देख रहे हैं हम, तो आर की वैल्यू सेकंड फाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने इक्वेशन जो सेकंड नाम दे रखी है वो मैंने उसी को ही नाम दे रखी है फाई 1 फर्स्ट कार्बन के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है हमारे पास C11 फाई 1 प्लस में C12 फाई 2, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया है। फॉर सेकंड कार्बन मोलिकुलर ऑर्बिटल इज गिवन बाय साई 2 इक्वल टू C21 फाई 1 प्लस में C22 फाई 2। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास साई मोलिकुलर ऑर्बिटल हम कैसे लिख सकते हैं, C1 फर्स्ट कार्बन के लिए आइगन वैल्यू फॉर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन के लिए आइगन वैल्यू हमारे पास, इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट, साई MO इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एटॉमिक ऑर्बिटल। साई MO मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे सेक्युलर इक्वेशन या फिर मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे।
नाउ फॉर साइवन के लिए हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या होगी, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जो phi1 है phi2 है उनकी वैल्यूज क्या होगी, उनकी वैल्यूज होगी h11 माइनस ES11। एच जो हमारे पास है, एस जो हमारे पास है, ये इंटीग्रल्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, phi1 phi2 हमारे पास क्या होंगे, H12 सेकेंड कार्बन के लिए आइगन वैल्यू H12 ES12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास psi1 के लिए क्या आ गई, आइगन वैल्यूज की आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास psi1 के लिए, इसको मैंने फिफ्थ इक्वेशन नाम दे दिया। फॉर psi2 हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या होगी, H21 माइनस ES21। phi1 इक्वल टू है ये, phi2 इक्वल टू H22 माइनस ES22। ये हमारे पास psi2 के लिए है आइगन वैल्यूज, इसको मैंने सिक्स्थ इक्वेशन नाम दे दिया। अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आई है उनको मैं किस में पुट कर दूं, उनको मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो हमारे पास psi1 और psi2 की वैल्यूज आ जाएगी। psi1 और psi2 की वैल्यूज बाय पुटिंग दीज इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमारे पास क्या आएगी, psi1 इक्वल टू H11 माइनस ES11। C1 और C2 हमारे पास एग्जैक्ट रहेंगे, phi1 और phi2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन सेवेंथ नाम दे दिया। और जो psi2 की वैल्यू निकली है H21 माइनस ES21 C1 प्लस H22 माइनस ES22 C2 इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 8 नाम दे दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो HII हमारे पास होता है ये कॉलम इंटीग्रल होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि H और S जो हमारे पास होते हैं ये इंटीग्रल्स होते हैं। ये इसको HII को बोलते हैं हम कॉलम इंटीग्रल एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, और अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। जब इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे इसको। HII का मतलब होता है कि हमारे पास सेम ही एटम प्रेजेंट है, मतलब सेम ही कार्बन प्रेजेंट है और उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इनको कॉलम इंटीग्रल बोलते हैं, डिनोट इसको अल्फा से करते हैं। HIJ हमारे पास सेकंड पॉइंट है, HIJ के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, इनके बीच में हमारे पास इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी। इनको हम रेजोनेंस इंटीग्रल बोलते हैं या फिर एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हैं। फॉर नॉट एडजस्टेंट कार्बन, हमारे पास एडजस्टेंट कार्बन नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि कहने का मतलब है कि हमारे पास मानो हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास मानो 4 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के लिए H11, ठीक है, H12 H13 हमारे पास क्या होगा, H12 देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बीटा, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। अभी तो हमने बताया कि HII की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, जब निकालेंगे तो I की जगह अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास उसको क्या है, अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर HIJ है 1 2 है हमारे पास तो उसको क्या है, हम बीटा से डिनोट करेंगे। अगर 1 3 निकालें हम 1 और 3 निकालेंगे तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमारे पास ये तो एडजस्टिंग कार्बन ही नहीं है, ये एक दूसरे से अटैच ही नहीं है। तो फॉर नॉट एडजस्टिंग कार्बन हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0। 1 4 के लिए निकालेंगे सेम अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0। अगर हम ऐसे ही H34 के लिए निकालें तो वो हमारे पास क्या होगी, बीटा। और H22 निकालेंगे हम अगर, तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू, अल्फा। H33 निकालेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू, अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमें वैल्यूज पुट करनी है जब हम आगे चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तब। ठीक है, SII की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओवरलैप इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं। SII को हम ओवरलैप इंटीग्रल बोलते हैं। जो हमारे पास SII की वैल्यू है वो क्या होती है, SII की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और जो IJ होता है उनकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। मतलब कि अगर हम सेम रखें, सेम एटम हो, सेम कार्बन हो, तो वहां पे इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है तो वहां पे हम 1 लेते हैं। जहां पे इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती वहां पे हम क्या है, 0 लेंगे, ओवरलैप इंटीग्रल मतलब F में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने थोड़ी देर पहले किया था psi1 और psi2 की वैल्यूज निकाली थी हमने। psi1 psi2 की वैल्यूज ये थी, तो यहाँ से हम H11 S11 H12 S12 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले हम इनकी क्या बनाते हैं, सेक्युलर इक्वेशन बनाते हैं। सेक्युलर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम C1 कार्बन के साथ जो भी है वो हम फर्स्ट लिखेंगे,
C2 के साथ जो भी है उसको हम सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे जो Psi2 के अंदर C1 है उसको हम नीचे लिखेंगे और इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम क्या है H11 की वैल्यू यहाँ से देखिए, H11 की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, H11 की वैल्यू क्या होगी अल्फा। ये हम इथाइलिक के केस में कर रहे हैं, मैंने आपको 4 कार्बन के केस में बताई थी, अभी तो हम सिर्फ 2 कार्बन के केस में कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो H11 की वैल्यू होगी अल्फा। S11 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, S11 की वैल्यू खुद देखिए आप स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि ओवरलैप इंटीग्रल जो हमारे पास SII है उसके केस में 1 होती है, मतलब S11 भी हमारे पास 1 होगा, S22 भी हमारे पास 1 होगा, S33 भी हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो S11 हमारे पास 1 होगा तो माइनस में E आ जाएगा। H12 हमारे पास क्या होगा, H12 की वैल्यू क्या होती है बीटा। HIG की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, HIG की वैल्यू क्या होती है बीटा। ठीक है, हमारे पास बीटा होती है तो क्या होगी यहाँ पर बीटा। माइनस में 1 2 तो हमारे पास 0 ही हो गया, 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ बीटा आएगा। नेक्स्ट देखिए H21 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स आप खुद देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा होगा, नहीं लिख रखा कोई बात नहीं, लिख देते हैं। H21 हमारे पास क्या होगा, सो स्टूडेंट्स H21 हमारे पास आ गया बीटा। H21 बीटा आया है, उसको मैंने क्या लिख दिया बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास S21 जो है वो मैंने अभी बताया था कि जो SIG होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो S21 हमारे पास क्या होगा 0 होगा, तो E भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0, हमारे पास 0 हो गया तो ओनली बीटा। H22 जो हमारे पास है HII हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो H22 क्या हुआ 1, हमारे पास अल्फा, ये क्या होगा अल्फा। माइनस में हमारे पास क्या होगा E मल्टीप्लाई में S22 क्या होता है हमारे पास 1, S22 क्या होता है हमारे पास 1, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म या फिर सेक्युलर इक्वेशन अल्फा माइनस सी बीटा माइनस 0 बीटा माइनस 0 अल्फा माइनस सी इक्वल टू 0 अल्फा माइनस सी बीटा बीटा अल्फा माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम x इक्वल टू अल्फा माइनस ई डिवाइड में बीटा पुट करेंगे। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा अल्फा माइनस ई की जगह क्या आ जाएगा बीटा एक्स, ये बीटा इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बीटा एक्स, ये हमारे पास अल्फा माइनस सी बीटा एक्स, ये एग्जैक्ट बीटा रहेगा। अगर इस पूरी हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म है इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं बीटा से। अगर मैं इसको बीटा से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे x1 x इक्वल टू 0। अब देखिए हम डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं मैथ्स में, हम मैथ्स में ऐसे सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं इसको a मान लूँ, b मान लूँ, c d मान लूँ, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, जब ये 0 के इक्वल होता है तो इसको सोल्व ऐसे करते हैं a मल्टीप्लाई में d माइनस में b मल्टीप्लाई में c इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर इसको मैं a मानो, इसको मैं d मानो, इसको मैं b मानो, इसको मैं c मानो, तो a मल्टीप्लाई में d x मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इस -1 को मैं इस साइड लेकर आऊंगी तो +1, ये क्या हो गया +1। इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे हम तो क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या आ गया +-1। स्टूडेंट्स, हमने सेक्युलर इक्वेशन या फिर मैट्रिक्स फॉर्म इसलिए बनाई थी ताकि हम एनर्जी वैल्यूज निकाल सके। एनर्जी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इस +-1 को हम किस में पुट करें, हमारे पास क्या फॉर्म पड़ी है, हमारे पास बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस ई है। अगर मैं क्या करूं ई माइनस ई को मैं इस साइड लेकर आऊं तो ई प्लस का हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू बीटा एक्स को मैं इस साइड लेकर जाऊं तो अल्फा माइनस बीटा एक्स हो गया। यहाँ पे मैं एक बार पुट करूं हमारे पास 1, एक बार पुट करूं एक्स इक्वल टू -1 तो मेरे पास क्या आ गई एनर्जी वैल्यूज आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अगर मैं +1 पुट करूं इसमें तो हमारे पास क्या है अल्फा माइनस बीटा 1 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में होगा 1 मल्टीप्लाई में बीटा माइनस बीटा, ये हमारे पास माइनस में आई है, इसको हम लेते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए।
ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम क्या लेंगे, एनर्जी E2 इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड x इक्वल टू -1 के लिए जब निकालेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। -1 प्लस हो जाएगा और 1 हमारे पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास बीटा ही रह जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, E1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी वैल्यूज ही तो निकालनी थी। हमने ये सब किस लिए किया था, सेक्युलर फॉर्म बनाई थी, एक्सिस की वैल्यू निकाली थी। ये किस लिए निकाली थी, एंटी बॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी निकालने के लिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। E1 और E2 हमारे पास आ गई। अब हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथाइलिन क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारे पास क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। साइवन साइटो की वैल्यू अभी हम निकालेंगे थोड़ी देर रुक के, लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए कि साइवन साइटो की वैल्यूज ये आएगी हमारे पास, जो कि मैंने निकालने के बाद यहाँ पर लिखी है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में। ठीक है स्टूडेंट्स, E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास क्या है, E2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, टू डिटरमाइन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई1, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई2। साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C1 φ1 प्लस C2 φ2, ये जो इक्वेशन हमने पहले बनाई थी। अब स्टूडेंट्स जो हमने क्या है, x की वैल्यू सोल्व करने से पहले जो डिटरमिनेंट हमने सोल्व किया था उसको मल्टीप्लाई कराना है C1 C2 हमारे पास कार्बन 1 और कार्बन 2 से। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, रो, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद जो ये रो है ये हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बनेगा, C1x प्लस C2 इक्वल टू 0, C1 प्लस में C2x इक्वल टू 0। अगर हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, x की वैल्यू -1 पुट करें एक बार, और एक बार हम पुट करें x इक्वल टू +1, एक बार हम पुट करें +1, तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास C1 -1 प्लस C2 इक्वल टू 0, -C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास क्या आ गया कि C1 और C2 क्या होते हैं, इक्वल आ गए। तो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए आइगन वैल्यूज क्या होगी, आइगन वैल्यूज के लिए वेव फंक्शन क्या होंगे, C1 स्क्वायर प्लस C2, हमारे पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास C2 और C1 तो इक्वल ही है, तो मैं C2 की जगह C1 लिख सकती हूँ। C1 लिखूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, 2C1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2C1 स्क्वायर इक्वल टू 1। C1 हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय में √2। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय में √2। C1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय में √2। सेम वैल्यू अगर हम C2 की निकालेंगे तो ये भी क्या होगी हमारे पास, C2 इक्वल टू 1 बाय में √2। नाउ इक्वेशन 7 हमारे पास साई1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय में √2, φ1 प्लस 1 बाय में √2 φ2। ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या आ गया, वेव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमने निकाल लिया। अगर हम x इक्वल टू +1 पुट करेंगे तो हमारे पास C1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस C2 इक्वल टू 0। C1 हमारे पास क्या आ गया, -C2। सेम हम ऑर्थोनॉर्मल पुट करेंगे तो हमारे पास C1 की वैल्यू 1 बाय में √2, ये हमारे पास माइनस में हो जाएगी, C2 की वैल्यू -1 बाय में √2, और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए साई2 की वैल्यू निकाल ली हमने। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब हम निकालते हैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी है उनको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे ऐड, उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको एनर्जी से मल्टीप्लाई करवा के प्लस कर देंगे हम जो जितने हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 मल्टीप्लाई में एनर्जी अल्फा प्लस बीटा, प्लस में एंटी बॉन्डिंग में तो हमारे पास 0 प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे मल्टीप्लाई करा दिया अल्फा माइनस बीटा E2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकालने के लिए हम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं हमारे पास जितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं -2 अल्फा से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी से माइनस कर देंगे। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा, और ये हमारे पास 2 अल्फा से 2 अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी।
चार्ज डेंसिटी का मैंने ये थोड़ा सा नोट्स बना रखा है, ये एक बार देख लीजिए आप। ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपकी लेंथ हो जाए क्वेश्चन की। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही आता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सम ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सम ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इथाइलिन के केस में 2 कार्बन प्रेजेंट है। हमारे पास फर्स्ट कार्बन के लिए चार्ज डेंसिटी Q1 होगी, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में CNi² होगा। ठीक है, मतलब कि हम फर्स्ट कार्बन के लिए देखें अगर चार्ज डेंसिटी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? C11²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C21²। सेकंड कार्बन के लिए देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C12² प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C22²। अब C11 और C21 की हमारे पास वैल्यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से पता चलेगी। वो कैसे पता चलेगी कि ये हमारे पास क्या है? C11, ये हमारे पास C12, ये हमारे पास C21, ये हमारे पास C22। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है C21 और C12। ठीक है, बस ये वैल्यूज ही तो हमें सिर्फ पुट करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो हमारे पास 2 प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास 0 प्रेजेंट है। तो 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है? 1/√2 की स्क्वायर। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 1/2 बचेगा और ये हमारे पास क्या आ गया? 1। Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C12² प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C22²। 2 मल्टीप्लाई में 1/√2² प्लस 0 मल्टीप्लाई में -1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास Q2 की वैल्यू भी क्या आई है? 1। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कार्बन कार्बन के बीच में चार्ज डेंसिटी निकाली है वो सेम आई है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी हमारे पास सेम आती है। हमने उसका क्या किया? प्रूफ कर लिया है। हेंस दे रिएक्टिविटी आर सेम, और उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? सेम होती है। स्टूडेंट्स, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अभी बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालते हैं वो हम हक्टल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या है, इथाइलिन के केस में जब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, पाई बॉन्ड ऑर्डर हम R और S के बीच में, R मैंने फर्स्ट कार्बन के लिए लेट किया है, S मैंने सेकंड कार्बन के लिए कंसीडर किया है। ये देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से हम कार्बन फर्स्ट के लिए C11, C21 वैल्यूज, कार्बन सेकंड के लिए 1, 2 और 2, 2 वैल्यूज। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर एडजस्टेंट एटम के बीच में देखना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास PRS, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम देखेंगे इसमें तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर के लिए 2 है, एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या है? 0 है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में CNR मल्टीप्लाई में CNS, N की वैल्यूज क्या होगी? जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के लिए लेंगे तो हमारे पास 1 होगी, सेकंड कार्बन के लेंगे तो हमारे पास 2 होगी। ठीक है, तो P12 इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C11 मल्टीप्लाई में C12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में C21 मल्टीप्लाई में C22। हमारे पास P12 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में 1/√2। देखिए C11 की वैल्यूज यहाँ से हमने ली 1/√2, यहाँ से हमने ली 1/√2। 1, 2 के लिए 2, 1 और 2, 2 के लिए भी हमारे पास 1/√2 है, लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास 0 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 0 है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? हमारे पास 0। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास √2 मल्टीप्लाई में √2 होता है। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास P12 की वैल्यू आ गई 1। दस पाई बॉन्ड ऑर्डर इज 1, पाई बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया? 1, दैट इज 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। इससे हमारे पास ये भी चीज प्रूफ होगी कि जो हमारे पास इथाइलिन के अंदर क्या है, हमारे पास 1 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो अगर हम नेट बॉन्ड ऑर्डर देखें तो नेट बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? जो सिग्मा हमारे पास 1 सिग्मा प्रेजेंट है बॉन्ड, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1 है, और जो पाई बॉन्ड निकाला है वो भी हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 = 2। सो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास टोटल जो नेट आया है वो क्या आ गया? 2। और ये हमारे पास क्या है? PRS टोटल बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारे पास सिग्मा के लिए बॉन्ड ऑर्डर है और ये हम जो पाई बॉन्ड के लिए अभी निकाला था, मैंने यहाँ पे दोबारा आपको दिखा दिया है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करेंगे ब्यूटाडाइन। स्टूडेंट्स ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन और साइक्लोप्रोपिनाइल आप खुद करके देखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए यहाँ से। देखिए ब्यूटाडाइन डाइन के अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है। 4 कार्बन प्रेजेंट है तो हमारे पास 4 ही कॉलम्स बनेगी और 4 ही रोज बनेगी। तो हमारे पास 4 ही कॉलम्स है और 4 ही रो है। तो हमारे पास H11 ES11 H12 ES12 जैसे कि हमने इथाइलिन के केस में बनाया सेम वैसे ही बनाएंगे। C1 के लिए हमारे पास ये होगा, C2 के लिए हमारे पास ये होगा, कार्बन थर्ड के लिए ये होगा, कार्बन फोर्थ के लिए ये होगा। अल्फा माइनस ई ये हमने वैसे ही वैल्यूज पुट करनी है जैसे कि हमने वहाँ पे की थी। वहाँ पे हमारे पास 2 ही कार्बन थे तो हमने क्या किया था 1 2 2 1 ये लिए थे। यहाँ पे हम 1 3 1 4 भी ले रहे हैं। देखिए 1 और 3 हमारे पास नॉन एडजस्टिंग कार्बन्स है, मतलब कि ये दूसरे से अटैच नहीं है तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी 0। 1 4 के लिए भी वैल्यू क्या होगी 0। और यहाँ पे H और S दोनों की वैल्यूज ही 0 होंगी तो यहाँ पे मैंने 0 लिख रखे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स कि ये 0 कैसे हो गए। 4 1 3 1 ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि नॉन एडजस्टिंग कार्बन के लिए क्या लेते हैं, हम 0 लेते हैं इनकी वैल्यूज। नॉन पुट देखिए अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम अल्फा माइनस ई डिवाइड में बीटा इक्वल टू एक्स ये वैल्यू पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस ई इक्वल टू बीटा एक्स, ये हमारे पास बीटा रहेगा। यहाँ पे अल्फा माइनस ई की जगह बीटा एक्स। तो हम क्या करेंगे, पूरी जो हमारे पास ये फॉर्म है इसको बीटा से डिवाइड कर देंगे। बीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। अब स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो तो फिर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप इन पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये पोलिनोमियल इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं याद करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल इक्वेशन x4 माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको x2 की स्क्वायर 2 लिख दें, देखिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है कि xm मल्टीप्लाई में n इक्वल टू क्या होता है xmn। मैंने क्या किया है x4 को x2 बना दिया, ठीक है। मैंने ये इसलिए बनाया ताकि मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर सकूं। सो मैंने क्या किया, पुट कर दिया x इक्वल टू u पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 1। u की जगह क्या पुट करना है x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है u। तो u की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये कहाँ से आई है, मैथमेटिक्स में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है इक्वेशन होती है जिससे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से निकाली है। ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। a हमारे पास कैपिटल ले रखे हैं मैंने तो कैपिटल डिवाइड बाय में 2a। तो हमारे पास उसको सोल्व करने के बाद u की वैल्यूज ये दो आएंगी। u तो हमारे पास x² था तो हम x की वैल्यूज क्या पुट कर लेंगे, ये u में जब पुट करेंगे तो हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स जब हमारे पास 2 कार्बन्स थे तो हमने क्या है, जब 2 कार्बन्स थे हमारे पास तो हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी और यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन्स हैं तो 4 वैल्यूज आई हैं x की। तो हमारे पास एनर्जी की जो इक्वेशंस बनेगी वो भी क्या बनेगी, 4 इक्वेशंस बनेगी। 2 हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए और 2 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। सो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है मैंने, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस 1.618 बीटा। ये स्टूडेंट्स आप खुद कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा इथाइलिन वाले से। डीलोकलाइजेशन एनर्जी में थोड़ी सी आपको बता देती हूँ कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी में से अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इथाइलिन क्या है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डीलोकलाइजेशन एनर्जी ये आती है। अब हमारे पास साई की जो वैल्यूज है वो इस तरह निकालेंगे हम, A1 A2 A3 A4 हमारे पास सेम नहीं होंगे। अब ये इसमें हम पुट करेंगे क्या वैल्यूज, हमारे पास जो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 की वैल्यूज है कार्बन 1 के लिए, कार्बन 2 के लिए, कार्बन 3 के लिए, कार्बन 4 के लिए, वो इस तरह निकालेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं और आप खुद करिएगा ये।
जब आपकी कोई मिस्टेक हो, आपको कोई हिंट चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप यहाँ से करेंगे तब आपको हिंट और साथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, मिस्टेक होगी, वो भी आपको ईज़िली समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया आपको साइक्लोप्रोपिनाइल के और साइक्लोब्यूटाडाइन के। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड किया है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें हमने जो स्टार्टिंग वाली 4 इक्वेशंस ली है वो हमने कंसीडर की है सिर्फ। स्टेप टू स्टेप आप जब इथाइलिन का जैसे मैंने करवाया है वैसे ही करोगे तो आपको ईज़िली समझ भी आ जाएगा। और जो साइक्लोप्रोपिनाइल है उसमें हमारे पास क्या है, 3 स्ट्रक्चर्स बनेगी, कार्बोनियम की और कार्ब अनाइन की, कार्ब कैटाइन की और रेडिकल की। इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, इनकी भी हमने तीनों अलग अलग केसेस में बनाए हैं। जो इक्वेशन 5th है हमारी, इसमें साइक्लोप्रोपिनाइल में ये भी हमने कंसीडर की है साई1 साई2 साई3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए। साई1 साई2 साई3 की वैल्यूज़ भी मैंने निकाल के आपको दिखा दी है। आप यहाँ से क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब निकालेंगे। इनका तीनों का अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। ये जब आप नोट्स ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे तो आपको ईज़िली समझ भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।